हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, द भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये स्पेशली डिजाइन करी गई है सीसेट एग्जाम पैटर्न के आधार पे। और हाँ, ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं दो चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं जो आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो हमारा संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, जो कि फैक्ट भी है, बट मैं इसको नहीं मानता। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बनाने में सदियां लग गई। हाँ, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम पीरियड है वो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा बैठी और जिस दिन उन्होंने अपना काम कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, ये वो टाइम पीरियड है। एक मामूली सा कानून बनाने में भी कई साल लग जाते हैं, और ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि देश चल रहा है इतने सालों से, तो क्या ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जो गलतफहमी है लोगों के अंदर वो ये है कि लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि भाई जो संविधान है उसे कॉपी पेस्ट किया गया है, दूसरे देशों से कॉपी कर रखा है, चुरा रखा है और उसको अपने संविधान में पेस्ट कर रखा है, लिख रखा है। बट ऐसा उन्हें समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं रिसेप्शन ऑफ लॉ। रिसेप्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जब भी कोई लॉ किसी भी देश में बनता है, उस लॉ को बनाने के लिए दूसरे देशों से जो हेल्प ली जाती है, दूसरे के देशों को संविधान पढ़ा जाता है, वहां के कानून समझा जाता है, तो वो सेम एज इट इज आपके देश में अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि वहां का कल्चर, वहां के लोग, वहां की मोरालिटी अलग है और आपके देश की मोरालिटी अलग है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे कास्ट सिस्टम लोगों के ब्लड में है, रिलीजन लोगों के ब्लड में है। तो कोई भी कानून जो इंडिया में दूसरे देशों से लाया गया वो एज इट इज नहीं लाया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, अमेंड किया गया और ऐसी चीजों को अपने अकॉर्डिंग डाला गया जो कि हमारे देश के लिए ठीक है। इसे ही हम लोग रिसेप्शन ऑफ लॉ कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या होते हैं और रिसेप्शन ऑफ लॉ क्या होता है। ये जो वीडियो है पार्ट 1, ये स्पेशली हिस्ट्री बताएगी आपको कि भाई संविधान की जो हिस्ट्री क्या है। लॉ में आप जिंदगी भर याद रखिएगा इस चीज को, कोई भी कानून आप पढ़ें लॉ के अंदर तो उसका इतिहास जरूर पढ़ें एक बार, अगर आप उसको समझना चाहते हैं। अगर आपने उसका इतिहास नहीं पढ़ा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। भारत के संविधान 1950 जो ये भारत का संविधान है, इसकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1857 से। तो मैं बताऊंगा आपको कि हम 1857 से लेके 26 नवंबर 1949 तक कैसे पहुंचे, जिस दिन संविधान को कंप्लीट कर लिया गया था। तो भारत के संविधान को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके इतिहास को समझना है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। जो मैंने बताया उसका इतिहास, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, 1857 में पहली लड़ाई होती है आजादी की अंग्रेजों के खिलाफ। उस दिन संविधान की बेसिकली नींव रखी जाती है। और ये जो लड़ाई थी ये मंगल पांडे जी ने शुरू की थी। और मंगल पांडे जी जो थे वो डिस्ट्रिक्ट बलिया उत्तर प्रदेश से थे, जिसे को बागी बलिया कहा जाता है। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उसमें वो शहीद भी हो गए। उन्होंने अपने बलिदान में कहा कि जो मेरी जान है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका फल आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा, जो कि मिला भी। अब इस देश में आप हर चीज से पंगा ले सकते हैं, नो डाउट, मगर इस देश में कभी भी आप रिलीजन के साथ मत छेड़छाड़ करना। जो भी इस देश में रिलीजन के खिलाफ गया है वो बर्बाद हो गया या तो इस दुनिया से रवाना हो गया। और जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप इस देश में, भारत देश में अगर राज करना चाहते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप 200 साल के, आप 500 साल, 1000 साल भी राज कर सकते हैं, मगर इनके रिलीजन के साथ कभी छेड़छाड़ मत करना। और रिलीजन आज के टाइम पे आप देखेंगे तो पीक पे चल रहा है। सो मेनी बाबाज मार्केट में घूम रहे हैं और हर रिलीजन में ऐसा है। अब ये जो पहली लड़ाई है 1857 की, जो मंगल पांडे मूवी में दिखाई गई है, वो ये है कि जो कारतूस ब्रिटिशर्स ने भारतीय सैनिक को दिए यूज करने के लिए, वो
गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनाए गए थे, उनकी हेल्प से बनाए गए थे, जिसका पता जो मंगल पांडे जी जो आर्मी में थे पंडित, उन्हें पता लगा, और मुस्लिम भी थे तो उन्हें पता लगा। अब जो सुअर की चर्बी है और जो गाय की चर्बी है वो दोनों रिलीजन के खिलाफ है। तो जो इस देश में मैंने बताया कि रिलीजन बहुत सेंसिटिव है, आप रिलीजन से पंगा नहीं ले सकते, जो रिलीजन के खिलाफ आ जाएगा वो खत्म है। इसी आधार पे पहली वॉर शुरू हो गई, इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि भाई आप कारतूस वापिस ले लो, उन्होंने मना कर दिया हम कारतूस वापिस नहीं लेंगे, और वॉर स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये कि जो चीज सामने आई कि रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और रिलीजन के साथ जो खेलेगा वो जाएगा। तो जो पहला वॉर है वो रिलीजन के खिलाफ आया। अब इसको करंट सिनारियो से मैं जोड़ता हूं आपको। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू जी, जो कि चेयरमैन रहे 2011 से लेकर 2014 तक मीडिया काउंसिल के, प्रेस काउंसिल के, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आप 20,000 रुपए दे दो और मैं इस देश को अंदर तक हिला सकता हूं। तो मीडिया वालों ने पूछा कि सर 20,000 में आप करोगे क्या? तो उन्होंने बताया कि एक गाय खरीदूंगा और एक सुअर खरीदूंगा, सुअर को काट के मस्जिद के सामने फेंकूंगा और गाय को मंदिर के सामने, बाकी का काम हमारे मीडिया वाले कर देंगे। जो कि आप देखते हैं भाई मीडिया के क्या हालात हैं इस देश में। अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को फांसी देके रिवोल्ट, इंडिपेंडेंस को रोक दिया, मगर 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की, जो रानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने एक उद्घोषणा की कि भाई अब जो इस देश की बागडोर है, जो ब्रिटेन की जो कंपनी जो आई थी बिजनेस करने के लिए, अब उसके हाथ में नहीं होगी, और अब डायरेक्टली हम इस देश को यहां से कंट्रोल करेंगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। तो वो रिवोल्ट जो रिलीजन के आधार पर उठा वो इतना खतरनाक था कि उसने कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली और ब्रिटेन के हाथ में सत्ता चली गई वहां की पार्लियामेंट की, कि भाई अब हम इस देश को आगे चलाएंगे। और इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, जो कि आंदोलन के बाद आया, पहला जो एक्ट बनाया गया, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इस देश के लिए पहला संविधान था ऑफिशियली, जो क्वीन विक्टोरिया की तरफ से आया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आया। और इसी के आधार पे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। ये दोनों ही संविधान के आधार पर बनाए गए कि भाई इस देश को ऐसे चलाना है। और इसमें जो पावर थी वो गवर्नर इन काउंसिल, जनरल ऑफ काउंसिल को दे दी गई कि भाई आप इसको मेंटेन करें। अब जो ये मैंने दोनों संविधान आपको बताए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और बाद में उसके आधार भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये पहले संविधान थे जो 1857 की क्रांति के बाद आए थे। फिर तीसरे नंबर का संविधान आया जिसे हम लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 कहते हैं। अंग्रेजों ने इस रिफॉर्म में, इस संविधान में, जो एक संविधान ही था 1909 का, एक बहुत अच्छी पॉलिसी वो लेके आए जिसको वो लोग कहते थे डिवाइड एंड रूल। जब उन्होंने देखा कि भाई मंगल पांडे जी की जो क्रांति थी उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, जो एक साथ इस देश को आजाद कराने के लिए लेके हुए थे, जो कि उस जमाने में काफी नॉर्मल था आज के जमाने के मुकाबले। जो ये मोरले मिंटो थे, तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म लेके आए, संविधान लेके आए, और इन्होंने बहुत क्रिटिकल चीज जो थी वो इंट्रोड्यूस करी, जो क्रिटिकल टॉपिक था वो इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल का इंट्रोडक्शन किया। अब सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब होता है कि मुसलमानों के लिए अलग से सीटें बनाई गई पार्लियामेंट में, जिसमें कि मुसलमान ही खड़े होंगे और उनको मुसलमान ही वोट करेंगे। ये 1909 में हुआ। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेपरेट इलेक्टोरल का एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें कि मुस्लिम को वोट देते थे और हिंदू को वोट देते थे। बाद में इसको खत्म किया गया, मगर ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में। अगर मैं आपको कहूं कि जो जिन्ना थे या डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, कोई भी आइडिया एज यूजुअली माइंड में आता नहीं है किसी के, कहीं ना कहीं से वो चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अब जो जिन्ना जी जो थे, उन्हें जो सेपरेट इलेक्टोरल, मुस्लिम के लिए अलग जो आरक्षण की जो पॉलिसी आई 1909 में, उन्हें यही आइडिया देती है इस देश के पार्टीशन का। तो जो पार्टीशन का जो रूल है इस देश का, जो पार्टीशन हुआ 1947 में, उसका जो बीज है वो अंग्रेजों ने, मिंटो मोरले ने 1909 में बो दिया था। और जो सेपरेट इलेक्टोरल जो लेके आए थे मुसलमानों के लिए, यही डॉक्टर अंबेडकर साहब को आइडिया दिया कि जब उन्होंने संविधान की फर्स्ट राउंड टेबल में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा
SC ST के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिन्ना ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1909 का संविधान तो पढ़ा ही होगा ना उस जमाने में, तो उन्हें पहले से आइडिया लग गया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए या हमें पार्टीशन चाहिए। अब लोगों को जो कहना है कि जिन्ना ने पार्टीशन करा दिया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जिन्ना फुल्ली लायबल नहीं है पार्टीशन के लिए। लायबल अंग्रेज भी हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल बनाया मुसलमानों के लिए, उन्होंने भी पार्टीशन में सपोर्ट कराया। तो जो 1909 का जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया, उसमें सेपरेट जो करा गया मुस्लिमों को, तो वही पार्टीशन का एक रीजन बना जो कि जिन्ना ने यूज किया, जिसमें कि सेंट्रल में, स्टेट असेंबली में सीटें रिजर्व कर दी गई। इसका बेनिफिट ये होता है कि सेपरेट इलेक्टोरल का, कि आपका ही कैंडिडेट खड़ा होगा और आपके ही जाति के लोग उसको वोट डालेंगे, तो ये फिक्स है कि आपका मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये इसीलिए बनाया गया है और ये आज भी है। अगर आप आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 पढ़ेंगे संविधान का, तो बताते हैं वो SC और ST को पार्लियामेंट्री सीट में रिजर्वेशन, जो कि SC ST पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जैसे आपने कई बार लोकल इलेक्शन में देखा होगा, फीमेल प्रधान की सीट निकलती है, वहां पे फीमेल ही कैंडिडेट खड़ी हो सकती है, मेल खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए फीमेल को कैंडिडेट बनाते हैं, जिताते हैं, और मेल चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कि पंचायत की सीरीज में दिखाया गया है कि मंजू देवी प्रधान होती है, बट रियल में जो बागडोर है वो मेल संभालते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो पॉलिसी वो बताती है कि आपका कैंडिडेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब जो 1909 में जो अंग्रेजों ने संविधान बनाया, मिंटो मॉर्ले ने जो संविधान बनाया, वो 5 साल के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई, जो कि 1909 में संविधान बना। 5 साल के बाद, अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने इंडिया से सपोर्ट मांगा कि भाई हमें सैनिक दो लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। उन्हें पैसों की भी जरूरत थी और लोगों की भी जरूरत थी, और इंडिया के लोग गए भी थे वॉर को लड़ने के लिए। अब इसने ही, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने ही उनको अपनी पॉलिसी चेंज करने पे मजबूर कर दिया कि भाई जो पॉलिसी आपने 1909 के संविधान में बनाई है, ये नहीं चलने वाली। और अब वो अंग्रेज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लग गए और उन्होंने इस देश पे कंट्रोल अपना थोड़ा ढीला कर दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही श्रीमती अन्नी बेसेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, आंदोलन, जिसे कि होम रूल मूवमेंट कहा जाता है। तो ये कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पिक्चर है और इसमें अन्नी बेसेंट भी है, जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब वो लड़के थक गए, वापिस से वो इंडिया की तरफ मूव करा उन्होंने, और 2 बंदों को उन्होंने भेजा इस देश में, जिसे कि मॉन्टेग सैंड्सफोर्ड कहते हैं। अब ये 2 लोग आए और फिर से नए संविधान के बनाने की तैयारी की गई, जो कि पॉलिसी थी मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन सिस्टम, अलग उनके कैंडिडेट, उसको बदलने की। वर्ल्ड वॉर के बाद ये थोड़े कमजोर पड़ गए थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पॉलिसी चेंज कर देते हैं। और इन्होंने भारत के लीडरों से मिलना शुरू करा, उनके साथ बैठकें की, और उनकी चीजों के आधार पर उनको समझने के बाद जुलाई 1918 में अपना डॉक्यूमेंट, अपना संविधान पब्लिश कर दिया। और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। ये 1909 के बाद का अगला संविधान। तो ये हमारे देश का चौथा संविधान था जो बना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या क्या आया, जो कि आज भी हमारे संविधान में मौजूद है, जो 1919 में ये मॉन्टेग और सैंड्सफोर्ड लेके आए संविधान 1919 का, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, वो आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। तो वो लेके आए सबसे पहले डार्की। डार्की का मतलब होता है कि सेंटर के लिए अलग रूल और स्टेट के लिए अलग रूल। जिसे कि आप अगर संविधान में 7th शेड्यूल देखोगे, 7वीं अनुसूची, तो उसमें लिखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसका जो आइडिया है संविधान में डालने का, वो यहीं से लिया गया है, जिसमें कि इन्होंने प्रोविंस के लिए अलग और सेंटर के लिए अलग से बनाए। बेसिकली 1919 में स्टेट जैसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था, राज्य को इस्तेमाल नहीं करते थे। राज्य को प्रोविंस कहा जाता था कि भाई आप प्रोविंस, और सेंटर को सेंटर कहते थे। तो लिस्ट बनाई गई, दोनों को पावर में सेपरेट कर दिया गया, सेंटर के लिए अलग और प्रोविंशियल के लिए अलग से लिस्ट बनाई। जैसे सेंटर में आपका फॉरेन रिलेशन होता है, आर्मी वगैरह होती है, जबकि स्टेट में प्रॉपर्टी होती है, स्टेट की पुलिस होती है, वो स्टेट के कंट्रोल में आती है। तो ये जो आइडिया है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया, जो कि चौथे नंबर का संविधान था। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का क्या मतलब है। फर्दर मैं इस संविधान को डिस्कस करूं तो ये यूनाइटरी स्ट्रक्चर था। यूनाइटरी का मतलब था कि जो पावर थी वो प्रोविंस को जो फेडरल तरीके से नहीं दी गई थी, कहीं ना कहीं जो प्रोविंसेस थे, जो स्टेट थे उस जमाने में, वो सेंटर ही कंट्रोल करती थी। तो जो आज भी जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ वो यूनाइटरी जैसा ही है, जिसको हम लोग क्वासाई फेडरल कहते हैं। क्वासाई फेडरल का मतलब होता है कि जब देश में किसी तरीके से हालात बिगड़ेंगे तो सेंटर सबको कंट्रोल कर लेगा, अदरवाइज सारी स्टेट अपने हिसाब से चल सकती है। तो ये जो आइडिया है वो इसी संविधान से लिया गया है। और उस जमाने में उन्होंने सेंटर वालों ने स्टेट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था, जिसे कि यूनाइटरी कहते हैं। और आज भी ब्रिटेन का रूल यही है, जबकि अमेरिका का रूल दूसरा है। अमेरिका में सेंटर और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंट है, जिसे कि फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, कि दोनों को अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करने का पूरा हक है और कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो ये संविधान था, इसने भी सेपरेट इलेक्टोरल को रखा, सेपरेट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को उन्होंने रखा। और रखा ही नहीं, इन्होंने इसको और बढ़ावा दिया। बढ़ावा कैसे दिया कि जो पहले सिर्फ मुसलमानों को मिलता था अलग वोट का अधिकार और उनके कैंडिडेट, उनके जो नुमाइंदे हैं वो जीत के जाते थे, इन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया पंजाब में सिख के लिए भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल कर दिया। तो जो मुसलमानों के लिए था तो 1909 में मुसलमानों के लिए, बाद में वो सिख के लिए भी कर दिया गया। अब जो आज भी खालिस्तान की जो आवाज उठती है, वो उसकी जो वजह है वो 1919 का संविधान ही है, जिसमें अंग्रेजों ने उनको सेपरेट इलेक्टोरल का हक दिया था कि भाई आपका कैंडिडेट अलग इलेक्शन लड़ेगा और आपकी ही लोग बिरादरी के उसको वोट डालेंगे, तो आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। इसको ही दबाने के लिए इंदिरा गांधी जी काफी सीरियस थी। जब आप आर्टिकल 356 पढ़ोगे कभी संविधान में, तो आपको वहां पे क्लॉज 4 का प्रोवाइडेड बताएगा कि पंजाब में स्टेट फेलियर, राज्य का जो फेलियर है वो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ पंजाब में। और किसी स्टेट में आप नहीं बढ़ा सकते इतना लंबा, सिर्फ पंजाब में ही इतना बढ़ाने का हक है। तो जो मैंने आर्टिकल 356 डिस्कस करा यहाँ पे, जो सिख को, खालिस्तानियों को जो ऑब्जेक्शन उठता है वो इसी बात का होता है। अगर किसी भी राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल तक ही कंट्रोल कर सकती है। 3 साल के बाद वहां इलेक्शन कराने पड़ेंगे आप। मगर पंजाब के केस में वो 5 साल तक कंट्रोल कर सकती है, मतलब कि इमरजेंसी बैक टू बैक वहां रह सकती है। 5 साल तक रहेगी, फिर फर्दर 5 साल बढ़ा दी जाएगी। क्यों? ताकि खालिस्तान जैसा कोई मूवमेंट वापिस से ना उठे। तो आप इसका प्रोवाइडेड चेक कर सकते। अब यही वजह थी कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी फर्दर कोई पार्टीशन नहीं चाहते थे इस देश में, इसलिए उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपनी जान भी एक तरीके से उन्होंने गंवा दी, ठीक है, इस देश के लिए। अब ये जो 1919 का जो संविधान है इस देश का, वो क्यों फेल हुआ? उसमें पहली वजह थी वो डायरकी का मतलब कि सारा का सारा कंट्रोल सेंटर के पास था। तो जो प्रोविंशियल थे, जो राज्य थे, उनको इससे तकलीफ थी। और जो पैसा और पावर थी, जो फाइनेंशियल जो पावर थी पैसों की, वो गवर्नर के हाथ में थी, मिनिस्टर के हाथ में नहीं थी। इस वजह से इस संविधान को वापस लेना पड़ा। अब इस पर गांधी जी का क्या रिएक्शन था, क्योंकि गांधी जी जब तक आ चुके थे। तो पहले तो गांधी जी ने इस संविधान को 1919 के एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेलकम किया कि भाई बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। मगर 8 महीने बाद जब वो कलकत्ता के एक सेशन में 8 सितंबर 1920 को एक स्पीच दे रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि मैं फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचाऊं कि भाई ये जो संविधान बना है 1919 का, ये ठीक नहीं है। उनका ये मानना था, मैंने कहीं पर भी, गांधी जी ने कहा कि मैंने कहीं पर भी इस संविधान जो 1919 का संविधान है इसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं सुना। प्लस ये प्रोग्रेसिव नहीं है और नॉन कॉर्पोरेटिव है, इसके आधार पर उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, इसके खिलाफ वो चले गए। अब गांधी जी के कमेंट से कितना प्रभाव पड़ा वो मैं आपको बताता हूं, वो कितने पावरफुल थे। कि जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जहां पे आपको इतनी सोशल मीडिया का आपको हेल्प मिल जाएगा लोगों को जोड़ने के लिए, वो सारी चीजें ना होते हुए भी उन्होंने इस देश को जोड़ के रखा था। लोग उनके पीछे पीछे यूं ही चल देते थे। तो उनकी जो बात थी उसकी बहुत ज्यादा महत्व थी, उनकी काफी इंपोर्टेंट थी। तो जब इन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया 1919 के संविधान को, तो फिर देश में बवाल मच गया। अब जो ये संविधान बनाया गया था 1919 का, इसकी जो टाइमलाइन थी वो 10 साल की थी। कितने साल की थी?
10 साल की। तो 1919 में अगर आप 10 साल जोड़ेंगे तो होते हैं 1929। इसका मतलब जो दूसरा संविधान आना था वो 1929 में आना था, जो भी रिफॉर्म था। मगर इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहले आप समझे कि स्वराज पार्टी को बनाई गई थी। स्वराज पार्टी किसकी पार्टी थी? वो मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उनके फादर साहब ने वो पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अगर आप देखें तो ये मोतीलाल नेहरू जी हैं और ये जवाहर जी और ये इंदिरा गांधी जी हैं। इनकी पार्टी ने, जो इनकी पार्टी स्वराज पार्टी, उन्होंने 1924 में एक ऐसा माहौल बनाया देश में कि भाई अगर फर्दर आप इस देश में कुछ रिफॉर्म लाना चाहते हो तो हमारे लोगों को भी अपने साथ कमेटी में बिठाओ और हमारी भी राय को मंजूरी दी जाए। अब जो स्वराज पार्टी ने, मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी ने 1924 में कहा कि भाई इंडियंस को भी आप अपने साथ बिठाइए कमीशन में और फिर इस देश का संविधान बनाएंगे, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया और साइमन कमीशन भेजा। अब जो साइमन कमीशन है वो 1929 में आने वाला था, जो कि 10 साल का जो टाइम पीरियड था कि भाई 10 साल पे आना था, तो 1929 में आना था। साइमन कमीशन आ गया 1927 में, नवंबर 1927 में, जो कि 2 साल पहले आ गया फिक्स पीरियड से। इसीलिए उसका विरोध हुआ और इसका विरोध पुरजोर किसी ने किया? लाला लाजपत राय जी ने। जैसे कि आपने सुना होगा साइमन गो बैक साइमन। तो वो गो बैक इसलिए कह रहे थे कि पहले तो आप 2 साल पहले आए हैं रिफॉर्म करने के लिए, संविधान बनाने के लिए, प्लस आपने हमारे लोगों को तो कमीशन में लिया ही नहीं है। हमारे लिए संविधान बना रहे तो हमें भी तो लॉज पे हमें भी तो पार्टी बनाओ, जो स्वराज पार्टी कह रही थी। इसका पुरजोर विरोध हुआ और लाला लाजपत राय जी ने अपनी जान गंवा दी इस लाठी चार्ज में और उनकी जान चली गई, क्योंकि इसी पार्टी ने बायकॉट किया था साइमन कमीशन का। अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 10 अगस्त 1928 को। और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या क्या डिमांड की थी? वो डिमांड थी कि भाई इंडिया को भी बाकी देशों की तरह ट्रीट किया जाए, जो बाकी देशों में आप अंग्रेज कंट्रोल करते थे, प्लस इंडियन शुड बी ग्रांटेड फंडामेंटल राइट। अब जो फंडामेंटल राइट की जो बात है, मौलिक अधिकारों की, ये मोतीलाल नेहरू जी ने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी इस देश में। प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने जो कहा था कि लोकसभा होनी चाहिए और राज्यसभा होना चाहिए। तो जो संविधान में आज हमें मिलता है पढ़ने को, लोकसभा राज्यसभा, वो मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू जी ने जो सबसे अच्छी बात कही कि जो सिख को 1919 में सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया और 1909 में जो मुसलमानों को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरल, अलग वोट डालने का हक, वो उन्होंने खत्म करने को कहा मोतीलाल नेहरू जी ने, और कहा कि जो इलेक्शन है वो जॉइंटली होंगे, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, जो आज फॉलो होता है। आज कभी भी आप ये नहीं देखते कि कौन पार्टी में खड़ा है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है और वो किसको वोट डाल रहा है। सिर्फ बिहार को छोड़ के, बिहार में लोग जाति और धर्म से चेक करते हैं पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से। मगर अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई जॉइंट इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए किसी भी जाति का और उसको कोई भी वोट डाल सकता है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि एक काम करते हैं, जहां पर कमी है मुस्लिम्स की या सिख की जो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पा रहे, उनको हम पार्लियामेंट की सीट पे कुछ सीटें उनकी रिजर्व कर देंगे। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे, उनको अलग डालने का वोट हक नहीं देंगे, हाँ उनको हम रिजर्व दे देंगे सीटें, ठीक है, कि भाई आप जहां पर माइनॉरिटी में है, मतलब कि जो भी प्रोविंशियल, जो भी स्टेट माइनॉरिटी में है, जहां पे मुसलमान कम है, वहां पे उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी कि भाई आपका कैंडिडेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इससे जो इक्वेलिटी मेंटेन हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इस देश को अंदर से खोखला कर रहा था। अब सबसे बड़ी बात, जो सीटों के लिए जो रिजर्वेशन कह दिया गया, जो कमीशन में पब्लिश हुआ, जो उनकी रिपोर्ट ने कहा कि भाई रिजर्व कर देंगे हम सीटें, उस सीटों का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल था उस जमाने में, जो सेम डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी मांगा आर्टिकल 330 में और 332 में, इसलिए वहां पे 10 साल लिखा हुआ, जबकि एजुकेशन में और जॉब में 10 साल का टाइम पीरियड लिखा ही नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट्री सीट पे मिलता है रिजर्वेशन 10 साल के टाइम पीरियड पे, जो मिला था वो एक्सटेंड हुआ। तो आपको ये एविडेंस मिल जाएगा कि जो मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी थी, जिन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया सीट पे, वो 10 साल के कॉन्सेप्ट भी दिया था।
और अंबेडकर साहब ने भी उसी आधार पे कांग्रेस से एग्रीमेंट करा था कि भाई 10 साल के लिए हमें सीटें रिजर्व करके दे दो। देन कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ जो कि हर साल होता है, तो वहां पर 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जो ये मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी, मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था इस देश में, और मुस्लिम लीग ने उनके इस 10 साल के रिजर्वेशन को मानने से क्यों मना कर दिया? पहला उन्होंने रीजन दिया कि भाई आपने सारी पावर सेंटर को दी है। दूसरा, ज्वाइंट इलेक्टोरल, भाई मुस्लिम लीग का कहना था कि सेपरेट रहने दो, जो हमें अंग्रेजों ने 1909 में दिया है वैसा ही रहने दो, एज इट इज। क्यों वो ऐसा चाहते थे? ताकि फेडरेशन कमजोर हो जाए, और जहां पर वो फुल कंट्रोल पर थे 5 स्टेट में, 5 प्रोविंशियल में, जिसमें कि NWFP एक स्टेट होता था, वो बलूचिस्तान, सिंध, बंगाल एंड पंजाब, इन 5 में वो पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, इसका ऑब्जेक्शन उठाया। इस सेपरेट इलेक्टोरल का ही मुद्दा इस देश को टुकड़े तक ले गया, जो 1909 में स्टार्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग एंड जिन्ना, ये उनकी लीग है जो काफी एक्टिव थी सेपरेट इलेक्टोरल को लेके, मगर वो बाद में सेपरेट इलेक्टोरल से खुश नहीं हुए और देश का टुकड़ा ही ले गए। इस देश में नमक का सत्याग्रह, साल्ट जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया 1930 में, और जिसको काफी लोगों ने सपोर्ट करा और पूरी तरीके से गांधी जी को सपोर्ट मिला, और वो अंग्रेजों के खिलाफ नमक टैक्स पे अड़ गए, जिससे कि अंग्रेज उनके इस सिविल डिसोबीडियंस ने एंड साल्ट सत्याग्रह से परेशान होके, अब जो ये साल्ट सत्याग्रह था, जिसमें कि गांधी जी के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका, कि वो हिंसा को नहीं मानते थे, तो उन्होंने अहिंसा को माना और वो पिटते गए उनके लोग, मगर वो उन्होंने प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं किया कि उन्होंने अंग्रेज पर अटैक किया, जिससे कि जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो काफी परेशान हो गए, और इस साल्ट सत्याग्रह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी को बुलाया और कहा कि भाई सेटलमेंट कर लो, ठीक है, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो भी इंडिया के लोगों के इशू हैं, जो हम नया संविधान बनाने जा रहे हैं फ्यूचर में, उसमें हम बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, और उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस ने लाहौर के सेशन 1929 में जो लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस, उसको खत्म करा इस कंडीशन पे कि हमें पूरी तरीके से पूर्ण आजादी मिलेगी, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए हमें। अब जो गांधी जी का जो सत्याग्रह रोका गया और कहा गया कि लॉर्ड इरविन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि चलो टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है, और जैसा आप कहेंगे वैसा हम डिसाइड कर देंगे, फिलहाल आप इसको रोक दें। और वो एग्री हो गए, उन्होंने मान लिया। और फर्स्ट राउंड टेबल हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल का मतलब कि अंग्रेज पहली बार भारतीय राजनेताओं के साथ बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई भारत का संविधान फ्यूचर में कैसा होगा। भारत का जो संविधान जो 1919 का था बना हुआ, उसके आगे की कहानी इस फर्स्ट राउंड टेबल से शुरू होती है, जिसके आधार पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। अब जो फर्स्ट राउंड टेबल जो बिठाई गई थी, वो सिविल डिसोबीडियंस जो हुआ था उस मूवमेंट को रोकने के बाद, और ये जो राउंड टेबल थी, इसकी सबसे जो कमी निकल के आई थी कि विदाउट कांग्रेस इसको, अब सत्याग्रह बंद हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल हुई, बट फर्स्ट राउंड टेबल जो थी वो विदाउट कांग्रेस हुई थी, बट बाद में मान लिया कि भाई हम उनको ऐड कर देंगे। इसी आधार पे वायसराय इरविन गांधी जी से मिले और उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा 5 मार्च 1931 को, जिसमें कि उन्होंने ये एग्रीमेंट में कहा कि जो मेरा नमक का जो विद्रोह है वो मैं वापस लेता हूं, और उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए। अब वो जो एग्रीमेंट जो हुआ इरविन और गांधी जी के बीच में, वो कंट्रोवर्सी में आ गया। क्यों? क्योंकि जो भगत जी जो थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने के लिए जो उन्होंने तरीका उठाया कि उन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ दिया, जिससे कि किसी को इंजरी नहीं हुई, बट वो अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहते थे, जिसपे कि अंग्रेजों ने उनके दोनों दोस्तों को अरेस्ट कर लिया, जिसपे केस चल रहा। अब गांधी जी पे ये सवाल उठने लगे कि भाई उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था ये आज भी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहता है कि भाई कुछ लोगों का आज भी मानना है कि गांधी जी उस एग्रीमेंट में मर्सी मांग सकते थे भगत सिंह की, सुखदेव जी की और राजगुरु की, जिनको की 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब अगर आप देखें तो ये जो डेट्स हैं उसमें ज्यादा बड़ा अंतर
नहीं है। वो 5 मार्च 1931 का जो एग्रीमेंट है वो गांधी जी और नेहरू के बीच में हुआ, जिसमें कि उन्होंने साल्ट का जो मूवमेंट था वो विड्रॉ कर लिया। अगर वो चाहते, कुछ लोगों का मानना था कि वो चाहते तो अगर वो इनकी फांसी भी रुकवा सकते थे, इनको फांसी से दूसरी और सजा में कन्वर्ट किया जा सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका काफी प्रोटेस्ट हुआ कि भाई गांधी जी ने उनकी फांसी को माफ क्यों नहीं करवाया। देन फर्स्ट राउंड टेबल खत्म हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल शुरू हुआ, जिसमें कि दोबारा से अंग्रेजों ने बुलाया भारतीयों को कि भाई आप बताइए आप कैसा संविधान चाहते हैं इस देश के लिए, जिसमें कि गांधी जी ने खुद अकेले कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। और यहां पर पिक्चर में आते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। वो फर्स्ट टाइम सेकेंड राउंड टेबल में नजर आए और जो उनकी स्पीच है वो रिमार्केबल है आज भी, जो उन्होंने वहां पे डिमांड की। अब उन्होंने वही डिमांड रखी जो मिंटो मोर्ले ने सजेस्ट की थी 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम के लिए जो दिया गया था डिवाइड एंड रूल में 1909 में, सेकेंड राउंड टेबल पे यही डिमांड कर दी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसी संविधान के आधार पे कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। किसके लिए? दलित के लिए, जो कि आप मुसलमानों को देते हुए आ रहे हैं, जिस पर गांधी जी काफी पुरजोर तरीके से सेकेंड राउंड टेबल पे नाराज हो गए अंबेडकर साहब से कि, और उन्होंने इसका इतना विरोध किया, उन्होंने कहा कि भाई इससे तो हिंदुओं का जो अस्तित्व है वही खतरे में चला जाएगा, वो बट जाएंगे। और आप आज के हालात से तो इसको ठीक मान सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए इन्हें परमानेंटली बांट दिया जाएगा। SC ST अलग हिंदू बन जाएंगे और जनरल OBC अलग हिंदू बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से अंबेडकर साहब आप तो इनको परमानेंटली डिवाइड करके जाओगे यहां से। और हाँ, ये बात दब जाए इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने मुसलमानों से भी हाथ मिलाया, मुस्लिम लीग से ही बात की कि भाई किसी भी तरीके से वो अंबेडकर साहब को सपोर्ट ना करें। जैसे कि जिन्ना साहब और अंबेडकर जी मीटिंग में बैठे कि भाई चलो हमारी भी कुछ डिमांड है उसको पूरी कर दी जाए, जैसे कि आपको मुस्लिम लीग में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है अलग वोट का, हमें भी दिलवा दिया जाए। तो उन्हें रोका गया कि भाई अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की तो आप भी अपना भूल जाएं। तो जिन्ना ने विड्रॉ कर लिया और डॉक्टर अंबेडकर साहब से कोई बात फर्दर नहीं। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब को रोकने के लिए गांधी जी के पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, वेपन था, जो कि हम सभी जानते हैं, आमरण अनशन। तो वो यरवाड़ा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए और आमरण अनशन में उन्होंने इसी बात को ऑब्जेक्शन उठाया कि जो सेपरेट इलेक्टोरल अंबेडकर साहब ने मांगा है वो दब जाए, वो इंप्लीमेंट ना हो। क्योंकि जो उन्होंने स्पीच दी थी अंग्रेजों को सेकेंड राउंड टेबल में, उसका इंपैक्ट बहुत हैवी था और अंग्रेज उनकी बात से कन्विंस हो गए थे कि भाई ये ठीक कह रहे हैं, इनके लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने उस हालात के हिसाब से ठीक करा, उन्होंने अनशन में बैठ गए और जब अनशन पर वो बैठ गए उनकी हालत क्रिटिकल हुई तो लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब के घर पे अटैक करने तक पहुंच गए कि भाई उनकी जान आपके कारण जा रही है, आप उनका अनशन तोड़वाओ, अपनी जो मांगे हैं अलग SC ST की वोट की वो आप भूल जाओ। और गांधी जी ने कहा कि एक बार हमें आजादी मिल जाए अंग्रेजों से, फिर हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे भाई क्या करना है इस देश में, फिलहाल के लिए एक बार आजादी तो ले लो। अंबेडकर साहब के साथ मीटिंग हुई गांधी जी की, जो सेकेंड राउंड टेबल में जो उन्होंने डिमांड की थी अंग्रेजों से, उसके बारे में बातचीत हुई और कहा गया कि एक काम करते हैं, आपको क्या चाहिए बताइए। गांधी जी ने अंबेडकर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मुआवजा चाहिए, कंपनसेशन। तो गांधी जी भी मुस्कुराए और अंबेडकर साहब भी मुस्कुराए कि भाई मुआवजे का मतलब, अब जो मुआवजे का जो मतलब है वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या कि गांधी जी मान गए कि भाई हम SC ST को भी सेंटर में और प्रोविंशियल में सीट्स दे देंगे, मगर टाइम पीरियड होगा 10 साल, जो कि संविधान में मिली। और इसी को पूना पैक्ट कहते हैं, जो एग्रीमेंट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था, जिसमें कि रिजर्वेशन देने की बात कही गई सेपरेट इलेक्ट्रोन को छोड़ने की एवज में, वो पूना पैक्ट वाज साइन टू रिजर्व सीट्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, दलितों के लिए। और ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है, यहाँ पे जवाहर जी बैठे हैं, यहाँ पे अंबेडकर जी, और ये 1932 में साइन हुआ, जिसे कि पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना पैक्ट के आधार पे 148 सीटें उस जमाने में डिप्रेस्ड क्लास को दी गई, जिसमें कि कंपनसेशन में सेपरेट इलेक्टोरल छोड़ दिया गया। अब इस पूना पैक्ट के ही आधार पे जब आप संविधान का आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 पढ़ोगे तो वो इस बात की गवाही है कि पूना पैक्ट का जो रिजल्ट है वो है, जो पूना पैक्ट में साइन हुआ कि सीटें रिजर्व की जाएंगी। हाँ, वो 10 साल के लिए आई थी, जो बढ़ा के आज 80 साल संविधान में कर दी गई।
और वो बढ़ाने का काम पार्लियामेंट का ही होता है। मगर ये याद रखिएगा कि इस रिजर्वेशन से एजुकेशन का और जॉब का कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं था और उसके लिए ना ही कोई डिमांड की गई। वो रिजर्वेशन इक्वलिटी लाने के लिए बनाया गया है। जिस दिन इक्वलिटी आ जाएगी वो उस दिन खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 14 ये कहता है। और ये आर्टिकल 15 और 16 ये एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 30 और 332 फंडामेंटल राइट नहीं है। वो पूना पैक्ट एग्रीमेंट जो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर साहब के बीच में, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। 334 में आपको 10 साल मिलेंगे। देन राउंड टेबल आगे बढ़ी और हमारा संविधान बना फिर से, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। देन इस राउंड टेबल के बाद जो समझौता हुआ उसने हमारे देश के लिए 5वें संविधान को जन्म दिया, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो पहले मैंने आपको वाले बताए थे 2 एक्ट, फिर मैंने आपको 1909 का, फिर 1919 का, और अब मैं लास्ट बता रहा हूं 1935। अब इस एक्ट में, इस संविधान में ही डायग्री सिस्टम को लाया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहले इस एक्ट में, और जो हमारा संविधान है 1950 का, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। तो उस जमाने में 1935 के जमाने में उसमें 2 ही लिस्ट होती थी, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जैसा उसमें कुछ भी नहीं था, वो नया डाला गया। और जो पावर थी वो कुछ पावर बढ़ा दी गई गवर्नर्स की, कुछ मिनिस्टर की पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया, कुछ पावर गवर्नर को दे दी गई, ठीक है, जो कि जस्टिफाइड एज पर द इंटरेस्ट। कुछ माइनॉरिटीज को दिए गए, कुछ अदर इंटरेस्ट दिए गए। अब ये जो संविधान चल रहा था 5वें नंबर का 1935 का संविधान, इसके बाद सी राजागोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 4 साल बाद डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की, कि भाई नहीं, अब हमें हमारा संविधान खुद बनाना है अपने लोगों के अकॉर्डिंग, और आप उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो 21 प्लस होंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज में आएंगे, वो लोग वोट डालेंगे। अब ये डिमांड क्यों आई? जब 1935 का सिचुएशन ठीक थी, संविधान चल रहा था, तो ये डिमांड 1939 में ही क्यों आई? तो उसके पीछे रीजन बताता हूं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फिर से वर्ल्ड वॉर में कूद गया, और इंडिया से उसकी जो पकड़ थी वो वापस से कमजोर होने लगी। और जब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी कि भाई हमें बंदा और मनी दो, हमें आर्मी दो, पैसे दो, तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि भाई हम आपको तभी वॉर में सपोर्ट करेंगे जब हम आप इंडिपेंडेंस, आजादी हमें दे दोगे। अब बेचारे वो परेशान थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, सपोर्ट कर दो, हम सपोर्ट कर दो आप हमें, और हम कुछ ना कुछ देख लेंगे, आपको आजादी दे देंगे। एक बार ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपकी आजादी के बारे में सोचेंगे। अब यहीं पर जिन्ना जो थे वो पूरे रोल में आ गए अपने, और उन्होंने राजा गोपालाचार्य जी की जो बात थी कि जो सेपरेट आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, संविधान सभा जो आपको अपना संविधान बनाने की पावर देगी, उसका उन्होंने, जिन्ना जी ने पुरजोर विरोध कर दिया। विरोध क्यों किया? क्यों? उनका ये कहना था कि आप ऑपोजिशन, माइनॉरिटी के खिलाफ चले जाएंगे, मुस्लिम्स के खिलाफ चले जाएंगे, और आप इसको ग्रेट हिंदू नेशन बना देंगे। क्योंकि अगर आप उस जमाने की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जनरल हिंदू की थी, कुछ उसमें मुस्लिम थे और कुछ SC ST थे जो सीट रिजर्व होने के बाद पहुंचे थे। तो इसका जो विरोध हुआ कि आप जो डिमांड कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, हमें किसी एक हिंदू राष्ट्र में नहीं रहना। देन 22 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, कि भाई अब हमें पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम इंडियन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन विच मस्ट नेसेसरी रिजल्ट इन अ हिंदू। मुस्लिम इस संविधान को जो बनेगा फ्यूचर में, उसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा जो एक हिंदुओं ने बनाया हो मिलकर, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो हिंदू की है, हिंदू राज चल रहा है यहाँ पे। देन 24 सितंबर 1944 को गांधी जी ने लेटर लिखा जिन्ना को कि भाई सेटलमेंट कर लो, अभी डिमांड मत करो, आप हमारे साथ ही रहो, जो आपकी डिमांड है वो हम पूरी कर देते हैं, आपको सरकार बनानी, सरकार में चले जाओ, सेपरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोल ले लो, बट पार्टीशन मत करो इस देश को, 2 नेशन थ्योरी में मत बांटो। इस पर जिन्ना ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो अलग देश चाहिए, और अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं डायरेक्ट एक्शन करूंगा। अब जिन्ना 16 अगस्त 1946 को जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब डायरेक्ट एक्शन होगा। और डायरेक्ट एक्शन में जो कलकत्ता के जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक मुस्लिम थे, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग की और
आर्मी को और पुलिस को न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि उन्होंने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया कि भाई कुछ भी हो, दंगे हो चाहे कुछ भी हो, लोग मरे कटे, उससे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लोग छुट्टी पे जा रहे हो, तुम लोग कोई भी कॉल रिसीव नहीं करोगे, किसी तरीके से रिस्पॉन्स आप नहीं करेंगे। अब इस मीटिंग के बाद लगभग 4 दिन तक डायरेक्ट एक्शन चला और 5000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 5000 लोगों ने जान गंवा दी, जिस पर सरदार पटेल जी ने कहा कि अगर आपके शरीर का कोई बॉडी पार्ट पूरी तरीके से सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो बेहतरी है कि उसको काट के फेंक दें। डायरेक्ट एक्शन। 5 लाख मुस्लिम गैदर्ड इन द लार्जेस्ट एवर मुस्लिम असेंबली फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे। ये डायरेक्ट एक्शन जो हुआ 16 अगस्त 1946 को, जो एक बार बिकता था कितने का, 2 आना। देन इसका रिजल्ट ये हुआ ओके पार्टीशन, और इस डायरेक्ट एक्शन के बाद पार्टीशन की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि अहिंसा और हिंसा दोनों अपनी अपनी जगह काम करती है। कई जगह हिंसा काम आती है और कई जगह अहिंसा काम आती है। एक प्रिंसिपल पे कोई भी नहीं चल सकता। और जो मुस्लिम मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, उन्होंने कांग्रेस को फोर्स कर दिया कि वो पार्टीशन को एक्सेप्ट करें, और इसी आधार पे राजा गोपालाचारी जी ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट और पार्टीशन को एक मोहर मिल गई कि भाई ठीक है, अब इस देश के टुकड़े होंगे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय जो थे वो आए और उन्होंने द डे ऑफ जून 1947 में अनाउंसमेंट कर दिया पब्लिकली कि भाई पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये पार्टीशन की पिक्चर है, पार्टीशन हो रहा है यहाँ पे, और ये कुछ पार्टीशन के हालात जो आपको अंदर से झकझोर सकते हैं। पार्टीशन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इधर से उधर किया, देश बदला, जिसमें जो ऑफिशियल डाटा कहता है कि 10 लाख लोगों की मौत हुई इस पार्टीशन के कारण। और यही नहीं, 75,000 फीमेल यंग गर्ल्स का रेप भी हुआ। अब जो आपको इफेक्ट देखना है पार्टीशन का, तो आपको संविधान का जो 1950 का जो संविधान है उसमें आपको एक आर्टिकल देखेंगे आप 395। उस आर्टिकल में दो चीजों के बारे में जिक्र है। पहला वहां पे लिखा है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट के आधार पे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और इस एक्ट में एक बात और लिखी थी कि जो राजा और नवाब जो इस देश में थे, 565 से भी ज्यादा रियासतें थी, वो खुद डिसाइड कर ले किसको इंडिया में जाना है, किसको पाकिस्तान में रहना है, और किसको अलग अपना देश बनाना है। जिसमें कि जम्मू कश्मीर काफी सालों तक इसमें पिसता रहा, हैदराबाद वो डिमांड करने लगे कि भाई हमें अपना अलग देश चाहिए। तो ये जो बीज बोया, ये भी अंग्रेजों ने बोया कि भाई उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि भाई किसको कहां जाना जाओ। और हाँ, इस संविधान में जो दूसरी बात लिखी गई है वो लिखी गई है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका मतलब ये कि जो संविधान 1950 का है हमारे पास, वो हमारे 5वें संविधान 1935 के संविधान को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, क्योंकि संविधान जो बनने की प्रक्रिया है 1946 से 1949 की है, तो इस दौरान 1935 का एक्ट, जो 1935 का जो संविधान है वही काम करेगा जब तक कि प्रॉपर नहीं आ जाता। अब तो पार्टीशन फर्दर ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए चीजों को कंट्रोल किया गया। कंट्रोल कैसे किया गया? इसमें जो सबसे पहला जो रोल है वो सरदार पटेल जी का है। अब अगर जी के क्वेश्चन पूछा जाए तो जो गुजरात में सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनी हुई है, वो प्रतिमा इस कारण बनाई गई है कि जब ये राजा महाराजा नवाब के सामने जब बटेर खुली कि भाई कौन कहां जाएगा, तो जिन्ना साहब ने भी ब्लैंक चेक देना शुरू कर दिए कि भाई चेक ले लो, मिनिस्टर बन जाओ, सीएम बन जाओ और हमारे देश में आ जाओ। और इंडिया वाले भी कहने लगे कि भाई आपको ये दे देंगे, आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आपको इतनी प्रॉपर्टी दे देंगे, हमारे साथ आ जाओ। तो उन्होंने एक तरीके से लोगों को ऑफर देना शुरू करा। अब जो ऑफर का शिकार हो गए वो हो गए, और जो नहीं माने उनको कंट्रोल किया। उसको कंट्रोल किसने किया? सरदार पटेल जी ने, जिन्होंने जो हमारे सेक्रेटरी थे वीपी मेनन जी, और इंडिया में मैं एक इसी आईएएस अधिकारी को आईएएस अधिकारी मानता हूं जिन्होंने रियल में काम किया देश के लिए। बाकी आईएएस अधिकारी जो पॉलिटिकल प्रेशर में आगे काम करते हैं वो आईएएस अधिकारी नहीं माने जाते। तो वीपी मेनन जी ने सरदार पटेल जी के साथ मिलके काफी
यूनाइट किया देश को, और कई जगह वीपी मेनन के खिलाफ इतना रिस्क था, उनकी जान भी जा सकती थी। कुछ राजाओं ने तो उनको गन पॉइंट पे भी ले लिया था कि तुम मुझसे ये एग्रीमेंट नहीं साइन करा सकते, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन होता था, मेमोरेंडम होता था एक्सेप्टेंस का कि भाई आप इस पे साइन कर दो और हमारे देश में आ जाओ, तो साइन कराया जाता। जो प्रतिमा बनी है इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने 565 रियासतों को इंडिया में जोड़ के रखा। अब जो दूसरा जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट वो है सर BN राव जी का। अगर आप खुद सोचें कि हम किसी इंसान को लीगल एडवाइजर कब बनाते, जब उसको लीगली बहुत सारी चीजें पता हो तभी तो वो एडवाइजर बन सकता है। अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके पास लीगली। तो जो हमारी संविधान सभा बनी उसके जो लीगल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो थे सर BN राव जी। और BN राव जी ने ही संविधान का खाका तैयार किया था, ड्राफ्ट रेडी करके दिया था। किसको दिया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। 7 लोग उसमें वो हेड थे। और जो इन्होंने संविधान तैयार करा था उसमें 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल थे। तो जो खाका तैयार करके दिया था वो सर BN राव जी ने तैयार करके दिया था। और हाँ, इसके बाद जो अगला जो रोल है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने, और उन्होंने ही उस खाके को तैयार करा, उसको मॉडिफाई करा कि भाई कौन सा आर्टिकल कहां होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करके ICJ में चले गए थे। वहां पे उनको शायद कोई सर्विस वगैरह कुछ एज जस्टिस करना था, तो वो वहां पे वर्क कर रहे थे। वो बार बार टाइम टू टाइम आते थे और सजेस्ट करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन दोनों को अलग जो करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो BN राव जी को जाता है। हाँ, डॉक्टर साहब ने क्या करा कि डॉक्टर साहब ने कौन सा आर्टिकल कैसे डलेगा और क्या डलना चाहिए, और फंडामेंटल को डायरेक्टिव वर्ड से चेंज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ड्राफ्ट क्या था और आर्किटेक्ट। मैं इग्नोर नहीं करूंगा, दोनों का जो एफर्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी 2 सितंबर 1953 को उन्होंने कहा कि माई आंसर इज दैट आई वॉज हैक्ड, व्हाट आई वॉज आस्क्ड डू आई डिड अगेंस्ट माई विल। तो डॉक्टर साहब ने ये खुद स्टेटमेंट दिया कि जो ड्राफ्ट आया था उनके पास वो ड्राफ्ट उनका नहीं था, वो सर BN राव जी ने दिया था। और हाँ, उसको स्क्रूटनाइज की जो किया था वो डॉक्टर साहब ने किया था। इसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कलेक्टिव एफर्ट्स माना और उन्होंने कहा मुझे जो श्रेय दिया जा रहा है वो मेरा नहीं, संवैधानिक सलाहकार BN राव जी का है, जो संविधान के प्रारूपक हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। तो इस तरीके से 1946 से 1949 तक हमारा जो संविधान बना, जिसको हम पढ़ते हैं भारत का संविधान 1950, तो इतने एफर्ट्स के बाद ये बना है, जिसकी कहानी 1857 से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 पे आके खत्म होती है। तो इसे सिर्फ 2 साल 11 महीने 18 दिन का डॉक्यूमेंट कहना ये जस्टिफाई नहीं लगता मुझे पर्सनली, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं। अब इस इतने डिस्कशन को करने के बाद मैं एक चीज और कंक्लूड करता हूं कि अगर फ्यूचर में इस देश में कोई पार्टीशन होता है तो वो लैंग्वेज के आधार पे होगा, जो कि आर्टिकल 15 में भी लिखा हुआ है, 16 में भी लिखा हुआ है कि हम लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। वहां पे लैंग्वेज वर्ड नहीं। कुछ हिंदी भाषा के लोगों को बुरा लग सकता है कि भाई हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दें, मगर साउथ की भाषा का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की भाषा का क्या होगा? कहने का मतलब इस देश को एक ही भाषा आप संभाल सकती है, जो BN राव जी ने सजेस्ट की थी, मैं नहीं कह रहा, वो है इंग्लिश। इंग्लिश ही इस देश को आगे लेके जा सकती है, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम इस लैंग्वेज से ऊपर उठें तो हमें इंग्लिश को अडॉप्ट करना चाहिए, इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप लोकल लैंग्वेज यूज करें, बट ऑफिशियली आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें, जिससे कि आप नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिलेगा आपको, जिससे कि फर्दर जो पार्टीशन है इस देश का वो रुक जाएगा। जिस तरीके से इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो एक जस्टिस जो केरल में है वो दिल्ली में आ जाते हैं और दिल्ली में हियरिंग करते हैं, तो वो हियरिंग कैसे कर लेते हैं? वहीं लोअर कोर्ट में लोकल लैंग्वेज चलती है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जो हाई कोर्ट में होता है वो लोअर कोर्ट में भी आ जाएगा। एटलीस्ट आप ट्राई करके तो देखो, 15-20 साल लोअर कोर्ट में भी इंग्लिश लैंग्वेज ले आओ चारों तरफ, तो किसी को लैंग्वेज में आपत्ति नहीं होगी, इस देश का फर्दर पार्टीशन नहीं होगा। तो ये हमारे संविधान की हिस्ट्री है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का प्रिएम्बल, द प्रस्तावना, वो डिस्कस करेंगे। और अब जब भी आप संविधान पढ़ें तो आप हिस्ट्री को ध्यान में रख के पढ़ें कि भाई ये संविधान बना कैसे था, किन किन हालातों में बना था, तो आप संविधान अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।